नेक्स्ट इज एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। सो इसके अंदर हमको दो रिफॉर्म्स पढ़नी है, एक है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स और एक है फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म्स। सबसे पहले देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में क्या क्या सारी चीज़ें हैं। तो सबसे बड़ा जो स्टेप गवर्नमेंट ने लिया एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म में, दैट वाज अबाउट फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, जिसमें डी वैल्यूएशन ऑफ रुपी किया गया। अब डी वैल्यूएशन रुपी का मतलब क्या होता है? इट इम्प्लाइज द वैल्यू ऑफ रुपी इज फॉलिंग एज कंपेयर्ड टू यूएस डॉलर्स। यूएस डॉलर के कंपैरिजन में हमारे इंडियन रुपी की जो वैल्यू है वो कम हो रही है। एंड इससे क्या होगा कि ज़्यादा यूएस डॉलर को अब एक्सचेंज किया जा सकता है एंड इससे हमारे इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी हद तक बढ़ेगा एंड हमारे कंट्री में जो फॉरेन एक्सचेंज है वो उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी। सो दिस इज़ द फर्स्ट रिफॉर्म। एंड सेकेंड रिफॉर्म इज़ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इसमें क्या हुआ था कि एक्सचेंज रेट को अब गवर्नमेंट डिटरमाइन नहीं करेगी, एक्सचेंज रेट को छोड़ दिया गया था फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। नेक्स्ट इज फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म्स। फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म्स के लिए क्या क्या सारी चीज़ें की गवर्नमेंट ने। तो पहली चीज़, इंपोर्ट कोटा को अबॉलिश कर दिया गया। पहले इंपोर्ट कोटा बहुत लगता था, अब इसको अबॉलिश कर दिया गया है। सेकंड, इंपोर्ट लाइसेंसिंग। इंपोर्ट लाइसेंसिंग भी नहीं लगती अगर आप अगर आप हजार्डियस गुड्स या नॉन इको फ्रेंडली गुड्स को आप मंगा रहे हो तो यू नीड टू गेट लाइसेंस फॉर दैट, अदरवाइज नो लाइसेंस इज रिक्वायर्ड। एक्सपोर्ट ड्यूटी को विड्रॉ कर दिया गया एंड इम्पोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस कर दिया गया। सो बेसिकली अब जो भी अप्रोच फॉलो करी थी गवर्नमेंट वो ऐसी अप्रोच थी जिसमें ग्रोथ अप्रोच को फॉलो कर रही थी गवर्नमेंट एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ। So the next reform which took place in 1991 is privatization. Privatization क्या होता है? It is the process of involving the private sector in the ownership or operation of a state owned enterprise. ऐसी enterprise जो अभी तक गवर्नमेंट ओन कर रही थी उसकी ओनरशिप को चेंज करके प्राइवेट सेक्टर को ओनरशिप देना। One more definition is given here, that it is withdrawal of government ownership or management from public enterprise. It can be done in two ways. दो तरीके से ये possible है. So here you can see that privatization can be done in two ways. First is sale of government enterprises to private entrepreneurs, and second is withdrawal of government ownership from joint enterprise. So अगर आप पहला क्या कर सकते हैं, पहला आप डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, डायरेक्टली आपने क्या कर दिया, सेल कर लिया. That is also known as outright sale. And the second way through which it can be done is by withdrawal of government ownership from joint enterprise. So ये दो तरीके हैं जिससे प्राइवेटाइजेशन हो सकता है. नेक्स्ट इज नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन करने की नीड क्या है? सो फर्स्ट, ग्रेजुअली मैनी PSUs टर्न इनटू लॉस और सिक यूनिट्स. सो बहुत सारी PSUs जो थी दे हैव स्टार्टेड टर्निंग इनटू लॉस. बहुत लॉस रन कर रही थी तो इसके चलते प्राइवेटाइजेशन का सोचा. लीकेज, पिलफ्रेज, इनएफिशिएंसी एंड करप्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. 1991 में गवर्नमेंट सोल्ड आउट इट्स इक्विटी टू प्राइवेट सेक्टर. so इसी के चलते गवर्नमेंट ने सेल कर दी अपनी सारी इक्विटी. बट नवरत्नास जो थी they were retained as PSUs and because they were performing very efficiently, so that is why उनकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई. बाकी जितने भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी उन सबको प्राइवेटाइज कर दिया गया था. नेक्स्ट है गेन्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन. तो प्राइवेटाइजेशन से क्या क्या फ़ायदे हुए? पहला, प्राइवेटाइजेशन से एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी. सेकेंड, मॉडर्नाइजेशन भी आना शुरू हो चुका था प्राइवेटाइजेशन से, क्योंकि अब ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच थी जिसमें वही सर्वाइव कर सकता था जो फिटेस्ट होता था. सो दैट इज़ वाई मॉडर्नाइजेशन हैज़ बिकम अ वेरी की एस्पेक्ट ऑफ इट. थर्ड इज इट प्रमोट्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट. बहुत अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनने लग गए मार्केट में. एंड फोर्थ, इन सब का फ़ायदा कंज्यूमर को हुआ क्योंकि कंज्यूमर के पास एक वाइड वैरायटी ऑफ चॉइस ऑफ गुड्स हाजिर थी. लॉस भी हुआ इससे कुछ. लॉस ये हुआ कि सोशल इंटरेस्ट जो था, सामाजिक भलाई जो थी वो कहीं ना कहीं अब हट चुकी थी. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट समाज के बहुत सारे लोग हैं जिनको डेप्रीवेशन सफ़र करना पड़ रहा था.
Next is globalization. It means integrating the economy of a country with the economies of other countries under condition of free flow of trade and capital across borders. बेसिकली अलग अलग कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ को इंटीग्रेट करके सारे इकोनॉमीज़ को साथ में मिलकर ट्रेड करना है सो दैट जो भी ट्रेड है बिना किसी बैरियर के बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के वन कंट्री से अदर कंट्री मूव कर सके. सो इसके चलते बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ थी. पहली स्ट्रैटेजी थी इक्विटी लिमिट को बढ़ा दिया गया. पहले 40% थी, उसको 51 से 100% कर दिया गया है. सेकेंड है पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी. Partial convertibility is a new term. It refers to the sale and purchase of foreign currency at the market price. Market price में foreign currency की sale और purchase, that is known as partial convertibility. तो partial convertibility जो है इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सिर्फ कैपिटल ट्रांजेक्शन के लिए इसको अलाउ नहीं किया गया. इट इज़ ओनली फॉर करंट ट्रांजेक्शन्स. नेक्स्ट इज रिडक्शन इन टैरिफ. टैरिफ में काफ़ी कमी लाई गई. रिडक्शन इन टैरिफ्स के लिए क्या किया गया, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स लाई गई. तो टैरिफ को रिड्यूस कर दिया गया सो दैट फ्रीली गुड्स ट्रैवल कर सके बिना किसी टैरिफ और ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस के. फोर्थ है क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि जो कोटा रेस्ट्रिक्शंस थे उसको भी रिमूव. जो भी पॉलिसी बन रही थी दे वर ऑल लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसीज. 5 ईयर्स या 5 ईयर्स से ज़्यादा की उसका टेन्योर हुआ करता था. नेक्स्ट इज आउटसोर्सिंग. आउटसोर्सिंग क्या होता है? इट रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ हायरिंग बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. जब अपन बाहर किसी कंट्री से कोई भी अपनी सर्विसेज को हायर कर रहे हैं बाहर से, उसको बोलते हैं हम आउटसोर्सिंग. एग्जाम्पल सकता है कॉल सेंटर्स, क्लिनिकल एडवाइस, ट्रांसक्रिप्शन. मीन्स देयर आर मेनी कंट्रीज जिसमें क्या करती है कंपनी अपने इस काम को छोटी कंट्री जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको आउटसोर्स करती है. इंडिया जो है अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन के उभरा आउटसोर्सिंग का. 2 इंपॉर्टेंट रीजन के कारण. पहला, चीप लेबर्स अवेलेबल है इंडिया में, एंड दूसरा आईटी इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है करके. नेक्स्ट टॉपिक इज मेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी. तो एलपीजी पॉलिसी के मेरिट्स, पहला मेरिट ये है कि इंडिया एक वाइब्रेंट इकोनॉमी के रूप में उभरा. जीडीपी रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने शुरू हो गया एंड इंडियन इकोनॉमी हैज़ बिकम अ वाइब्रेंट इकोनॉमी नाउ. सेकेंड इज राइज इन फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व था वो बहुत डिक्लाइन हो चुका था एंड इट वाज द मेन रीज़न फॉर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का फ़ायदा ये हुआ कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 3,362 मिलियन से 25,186 मिलियन तक बढ़ गया था. थर्ड इज फ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी हद तक बढ़ गई ड्यू टू एबॉलिशन ऑफ कोटा एंड अदर टेरिफ्स. नेक्स्ट है चेक ऑन इन्फ्लेशन. महंगाई पे भी काबू लाया गया, मतलब पहले से कंपैरिजन में महंगा. फिस्कल डेफिसिट पे भी काफ़ी हद तक काबू पाया गया. पहले फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा थी, अब उसको कम कर दिया गया. 8.5% से 3.5% आ गया है. मोनोपोली मार्केट से कॉम्पिटिटिव मार्केट में शिफ्ट हो गया. पहले गवर्नमेंट की मोनोपोली चलती थी, 2-3 प्रोडक्ट ही मार्केट में दिखते थे, लेकिन अब वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आ गए हैं मार्केट में. एंड 7 पॉइंट सेज इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो भी बढ़ गया था बहुत ज़्यादा. सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हुई थी वो हुई थी आईटी इंडस्ट्री में, उसको एक ग्लोबल रिकग्निशन मिला. एंड द लास्ट इज रिकग्निशन ऑफ इंडिया एज एन इकोनॉमिक पावर. इकोनॉमिक पावर के रूप में इंडिया अब एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन रहा था. इंडिया की जो रैंकिंग थी वो भी काफ़ी हद तक सुधर रही थी. पहला डीमेरिट ये था कि जितनी भी पॉलिसी बनी ये सारी पॉलिसीज़ इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी या टर्शरी सेक्टर को सपोर्ट कर रही थी, बट एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करने वाली कोई भी पॉलिसी जो बहुत ज़रूरी थी उस टाइम नहीं बनी. सेकेंड है अर्बन कंसंट्रेशन और ग्रोथ प्रोसेस. हमारी जितनी भी ग्रोथ प्रोसेस हो रही थी, जितने भी एमएनसीज एस्टैब्लिशमेंट हो रहे थे, सारे के सारे अर्बन एरियाज में एस्टैब्लिश हो रहे थे. नो इंडस्ट्रीज, नो एमएनसी, नो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वॉज टेकिंग प्लेस इन रूरल एरियाज. थर्ड है इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन. फिर से कहीं ना कहीं एमएनसी के चलते हम इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे. कंज्यूमरिज्म बढ़ गया था कि भैया आपको लोन क्यों ना लेना पड़ जाए, बट people have started spending a lot of money in it, and as a result of all these the growth process was basically a lopsided growth process जिसमें सर्विस सेक्टर तो बढ़ रहा था लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा था.